बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया आपके पास 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई स्क्वायर। तीसरे नंबर पे आ गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। सब याद होनी चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से। ये फॉर्मूले तो 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी, लेकिन कुछ टॉपिक डिलीट थे तो घन घनाभ वहां पे दोबारा से नहीं पढ़ाया गया था। आयतन बताना देखो बहुत आसान है। आयतन संयोजन में सबसे आसान चीज होती है। जब ठोसों का संयोजन होता है तो हर ठोस का आयतन आपस में जुड़ जाता है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भाई मैं आपका मैथ्स मेंटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में। और आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन भी बोल सकते हैं, एग्जाम का टाइम है तो प्री बोर्ड्स का रिवीजन हो सकता है तुम्हारे लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख करके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन एक काम जरूर करना पड़ेगा कि यार जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी आप वीडियो में सुनते हैं, वो तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, कुछ क्वेश्चंस तो लगाया करो आप लोग। मैं मतलब सच्चाई बता रहा हूं, मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे बच्चों से मिल रहा हूं जो यूट्यूब पर या ऑनलाइन उन्होंने काफी पढ़ाई करी है, ठीक है। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख हुआ कि वो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स की वो क्लासेस देखते हैं यूट्यूब पर, लेकिन जब उनसे कोई ऐसी चीजें पूछी या कोई कॉन्सेप्ट पूछा तो समझ में आया कि उनको पता है, मतलब उन्होंने सुना है और उन्होंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, लेकिन वो जिस तरीके के सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं उससे भाई एक ही बात पता चल रहा होता है कि यार उस बच्चे ने शायद बस लेक्चर को सुन लिया जल्दी 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 जल्दी, उसको उस वक्त पे समझ में आ गया लेकिन बाद में क्वेश्चंस नहीं लगाए, जिसकी वजह से अब उसको सबको धुंधला 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 सा याद है। मतलब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ऐसी दिक्कत होना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग के साथ भी अगर ऐसा होता हो कि आप लोग भी लेक्चर तो पूरा देख लेते हैं, उसके बाद चीजें एकदम याद नहीं रहती हैं, भूल जाती हैं, फिर क्वेश्चंस नहीं होते, तो क्वेश्चंस नहीं होने का सिर्फ एक कारण है कि आपने लेक्चर्स को देखा और उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है उसमें ना काफी गैप रखा। अगर आप ये गैप लेकर के चलोगे ना कि पहले वीडियो देख लिया, आप 2 दिन 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करने जाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हमारी गिरेगी गिरेगी। मतलब जो हमने रिटेंशन है, जो हमने पढ़ा था, वो भूलेगा ही भूलेगा। तो थोड़ा सा पढ़ने के कुछ देर के बाद या कुछ टाइम के बाद क्वेश्चंस जरूर लगा लिया करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्विक रिवाइज रह जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। तो यार यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ठोसों का संयोजन, ठीक है। ठोसों का संयोजन मतलब दो या दो से ज्यादा ठोसों को आपस में हमने मिला दिया, उनको जोड़ा, एक नए प्रकार का ठोस बना, तो उसको हम बोलते हैं ठोसों का संयोजन, है ना। ज्वाइनिंग ऑफ टू सॉलिड फिगर्स, ठीक है। और फिर ठोसों के संयोजन से उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है कि भैया जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि यार ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया है। अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट नहीं होता आपका जब तक आप चैप्टर पढ़ने के बाद या एनसीईआरटी करने के बाद आप पीवाईक्यू नहीं खुद से सॉल्व करते, ठीक है। चलिए, खुद से सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपसे हर पीवाईक्यू एक बार में बन जाएगा। हो सकता है कि 10 पीवाईक्यू में से आपसे 2 ही बने, 8 आपसे पहली बार में नहीं बने, तो वो 8 पीवाईक्यू को आपको पढ़ना है, सीखना है, समझना है कि यार इसमें ऐसा क्या था जो मुझसे नहीं हुआ। तो वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ करके भी सीख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक रिजल्ट्स। अब बेसिक रिजल्ट्स में आपके 9th क्लास के कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, ठीक है। चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, या फिर आपका कोण हो यानी कि आपका शंकु हो, उसके अलावा आपका गोला या अर्धगोला, इस प्रकार के हमारे कुछ सॉलिड फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले जल्दी 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 फटाफट से एक बार क्विक रिकॉल करेंगे ताकि आप लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे हमें काफी मदद मिले। ये हमारे सामने जो सॉलिड फिगर दिख रहा है उसको हम घनाभ बोलते हैं, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं घनाभ। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या है बेटा, आप अपने कमरे को देखो और कमरे को देख करके देखो कि भाई कमरे में कितने पृष्ठ हैं। एक तो जमीन है ना, और एक छत है, उसके बाद 4 दीवारें हैं। तो घनाभ 6 पृष्ठों से मिलकर के बना है। कितने पृष्ठों से, 6 पृष्ठों से, नीचे से, फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट से, राइट से और टॉप से, ठीक है, 6 पृष्ठों से मिलकर के बना है। हर पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है, ठीक है। तो सूत्र बहुत सारे बच्चों को याद ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 8th क्लास में भी पढ़ा दिया गया था। ऐसा नहीं है कि आप 9th में पढ़े, उससे पहले भी पढ़ करके आए हो। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2 गुणे में LB प्लस में BH प्लस में आपके पास में LH। यहां पर L क्या है बेटा, L आपकी सिंपल सी बात है, सबको पता ही होगी, L होती है घनाभ की लंबाई, B होती है उसकी चौड़ाई, ठीक है, और H होती है हमारे पास उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। ये 3 चीजें हमें दिमाग में रखनी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, LB, BH और LH। इसके बाद एक चीज हमें और यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ वो होता है जिसमें आधार का क्षेत्रफल और छत का, दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं कि इस घनाभ का, है ना, इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, इसका मतलब है एक प्रकार से चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां पर होगा कि भाई आपका बेस का और टॉप का एरिया काउंट नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू में LH प्लस में आपके पास BH, या इसको और सिंपल तरीके से लिख सकते हो 2H ब्रैकेट में आपके पास L प्लस में B, 2H ब्रैकेट में आपके पास L प्लस में B। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तीसरे नंबर पर क्या आता है बेटा, तीसरे नंबर पे आएगा हमारे पास घनाभ का विकर्ण की लंबाई। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण एक सबसे लंबी, या बोल सकते हैं कि सबसे लंबी माप की लंबाई है जो एक घनाभ के अंदर खींची जा सकती है, घनाभ के अंदर ढूंढी जा सकती है, बनाई जा सकती है। वो है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर खड़े होकर के अपने कमरे के ऊपर के टॉप को नीचे के उस तरफ के बॉटम से मिला दूं, बॉटम कॉर्नर है ना, ऊपर के टॉप को नीचे के बॉटम कॉर्नर से मिला दूं, तो ये सबसे लंबी लंबाई बोल सकते हैं, जिसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण की लंबाई अगर हमसे पूछ लेता है तो सूत्र क्या होगा बेटा, विकर्ण की लंबाई। सूत्र मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को याद होंगे, तो मैं थोड़ा सा फास्ट यहां पर लिख देता हूं। विकर्ण की लंबाई वर्गमूल L² प्लस में B² प्लस में H² होता है। और चौथा सूत्र जो घनाभ के लिए प्रयोग होता है वो घनाभ का आयतन, ठीक है, आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई के बराबर, L इंटू B इंटू H। तो ये घनाभ से संबंधित सारे के सारे फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा। जल्दी से फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि तुम्हें फॉर्मूले बाद में ढूंढने ना पड़े, एक जगह पर सारे फॉर्मूले मिल जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट, अगला पार्ट आते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास है वो घन है, ठीक है। देखो घन और घनाभ में सिर्फ अंतर है ये है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है ना, लेकिन घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होती है, तीनों एक बराबर होती है, ठीक है। तो जब हम घन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, तो वो 6a² के बराबर होता है। a यहां पर एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में से एक उसकी माप है, ठीक है, 6a², जहां पर a एक विमा है, घन की एक विमा है a। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो हमारे पास में क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। फिर यहां पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास
4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4a²। यहां पर a विमा है, इस बात को दिमाग में रखना। a घन की विमा है, a घन की विमा साइड होती है ना, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो 3 विमा, उसी तरह a लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, तो वो हमारे पास है। उसके बाद पार्श्वष्टि, फिर यहां पर घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, घन का विकर्ण अगर मैं बोलूं तो घन का विकर्ण लिख सकते हैं यहां पर a√3 के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्ग मूल के अंदर a² + a² + a², 3 बार a², तो 3 अंदर रह गए, a² का a बाहर आ गया, तो बाहर a√3 बन गया। और घन का आयतन की अगर मैं बात करूंगा तो घन का आयतन a³ के बराबर होता है। तो ये घन के सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट एक बार जिसको भी लेना है ले लो, जल्दी से ले लो, ठीक है, टाइम ज्यादा हम यहाँ पर नहीं देंगे। अगला हमारे पास है, देख सकते हैं, एक बेलन, ठीक है। तो बेलन का यहां पर याद रखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, या है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब कि कर्व वाला हिस्सा, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपके पास 2πRh के बराबर, ठीक है। और बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2πRh, ये तो वक्र पृष्ठ हो गया। इसके बाद आधार का क्षेत्रफल और उसके जो टॉप है और बॉटम दोनों का एरिया ऐड कर रहे हैं, ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, तो यानी कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो बन जाएगा आपके पास 2πr² के बराबर। तो इसको लिख भी सकते हैं 2πr इंटू में आपके पास h प्लस में r, 2πr इंटू में आपके पास h प्लस में r, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बनेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2πRh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया आपके पास 2πRh प्लस में 2πa²। तीसरे नंबर पे आ गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, πr² h के बराबर। सब याद होनी चाहिए एकदम बढ़िया तरीके से, डन। फॉर्मूले इनको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, शंकु की बात करते हैं। तो सबसे पहले शंकु का, यहां पर पहले तो शंकु के आधार की त्रिज्या को स्मॉल r बोलते हैं, ठीक है। शंकु की लंबवत ऊंचाई को हम h पढ़ते हैं, ये लंबवत ऊंचाई h होती है। शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई ये वाली हाइट होती है जिसको हम स्लांट पढ़ते हैं, तो ये तिर्यक लंबाई को L से निरूपित किया जाता है। तो एक प्रकार का एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनता है। तो जब तिर्यक लंबाई निकालनी हो तो हम लिख सकते हैं कि L² जो होगा वो h² प्लस r² के बराबर, तो L की वैल्यू वर्गमूल h² प्लस में r² हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारे पास वर्गमूल h² प्लस में r² हो जाएगी। आगे बात समझ में, L बराबर जो होगा वो वर्गमूल h² प्लस में r² के बराबर हो जाएगा। तो यहां से शंकु का, है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ अगर मैं देखूं, शंकु का वक्र पृष्ठ आपके पास पाई इंटू आर इंटू एल के बराबर होगा, पाई आर एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अगर मैं बोलूं तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू में आर इंटू में एल और प्लस में आपके पास पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पाई इंटू आर ब्रैकेट में आपके पास एल प्लस में आर, ऐसे भी बन गया, ठीक है। और शंकु का आयतन अगर मुझे लिखना है तो क्या लिख सकता हूं, शंकु का जो आयतन है वो आपके पास बन जाएगा 1/3, ये पूरे सिलेंडर का आयतन का 1/3, यानी कि अगर मेरे पास एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का एक बेलन हो और उसी समान त्रिज्या और उसी समान ऊंचाई का एक शंकु हो, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 1/3 होता है। तो 1/3 पाई r² h, ये शंकु के वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ और आयतन 3 के लिए फॉर्मूले हमें
दिमाग में बढ़िया से बैठे होने चाहिए। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लेना, ज्यादा टाइम इस पर देना नहीं है, हमें मोटिव है कि हम बाकी चीजों पर ज्यादा अपना समय दें। ठीक है, तो इसके बाद गोले पर और अर्धगोले पर आ जाते हैं। ठीक है, गोला जो हमारे पास दिख रहा है देखने में वृत्त लग रहा है, वृत्त नहीं है, ये ठोस है। ठीक है, ठोस। एक फुटबॉल अगर आपने देखी हो, फुटबॉल तो खोखली होती है, खैर मतलब बहुत सारी चीजें आप अपने आसपास में देखते हैं जो पूरी तरह हमारा गोल शेप जो होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं गोले का, देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ दोनों एक ही चीज है। गोले में संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में अंतर नहीं है ना। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ पढ़ा जाए या इसका संपूर्ण पृष्ठ पढ़ा जाए, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये पूरा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और जब मैं गोले के आयतन की बात करूंगा, गोले का आयतन की अगर मैं बात करूंगा, तो गोले का आयतन होगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान में रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का हो गया। इसके बाद बात करते हैं अर्धगोले के। अर्धगोला मतलब कि गोले का जस्ट आधा भाग। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं अर्ध गोले का, अब यहां पर दो चीजें हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जब लिखूंगा, अर्धगोले का जब वक्र पृष्ठ लिखूंगा तो लिखूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का आधा। लेकिन जब मैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखूंगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखूंगा, तो संपूर्ण पृष्ठ में हम यहां पर आधार का क्षेत्रफल, ये जो हिस्सा है इसके क्षेत्रफल को अलग से उसमें जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 2 पाई स्क्वायर में बेस का एरिया और जोड़ दिया तो बन गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अर्धगोले का अगर मुझे आयतन लिखना है, क्या लिखना है बेटा? अर्धगोले का अगर मुझे आयतन लिखना है तो अर्धगोले का आयतन हमारे पास क्या हो जाएगा? इस पूरे गोले के आयतन का जस्ट आधा, मतलब कि 2/3 में पाई आर क्यूब के बराबर, 2/3 में पाई आर क्यूब के बराबर। तो ये सारे सूत्र हो चुके हैं अर्धगोले का, गोले का, है ना। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन से हमें फॉर्मूले वगैरह जनरेट करना आएगा, वो चीजें अभी हम क्वेश्चंस में सीखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले तो 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी, लेकिन कुछ टॉपिक डिलीट थे तो घन घनाभ वहां पे दोबारा से नहीं पढ़ाया गया था। तो घन घनाभ बेलन, ये 2 टॉपिक ऐसे थे जो 8वीं क्लास में शायद आपने पढ़ करके आए हो। ठीक है, चलिए डन बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो हमारे चैप्टर का मेन उद्देश्य है, इसके अंदर जो 10वीं क्लास में पढ़ना है वो है ठोसों का संयोजन। अब हम अपने आसपास में जो ठोस देखते हैं वो किसी न किसी अलग अलग शेपों से जुड़ करके बनाए। जैसे कि हमारे पास सामने एक पेंसिल है। ठीक है, अब वास्तव में जो हम पेंसिल यूज कर रहे हैं भले वो वैसी ना दिखती हो, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पेंसिल में 3 प्रकार के ठोसों से सम्मिलन दिख रहा है यहां पर, मतलब 3 प्रकार के ठोसों का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। वो क्या क्या नजर आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, इतना हिस्सा इसका क्या है बेटा? ये वाला हिस्सा अगर आप ऑब्जर्व करो, ये वाला हिस्सा हमारा बेलन है, इतना हिस्सा बेलन है। इस वाले हिस्से को अब देखो तो ये हमारा अर्धगोला है। ये क्या है बेटा? ये हमारा, एक सेकेंड, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास अर्ध गोला दिख रहा है, और ये वाला हिस्सा जो हमको दिख रहा है ये आपका शंकु है, ये आपका शंकु है। तो संयोजन देख पा रहे हो? अब मुझे अगर मुझे इस पूरे ठोस का आयतन बताना है, 2 चीजें हैं। ठीक है, अगर मुझे इस पूरे ठोस का आयतन बताना है तो मैं अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, तीनों आयतनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे इस ठोस का आयतन बताना है तो मैं क्या करूंगा? यहां पर सबसे पहले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला, सॉरी, हाँ इसको लिख देता हूं। पहले मैं क्या करूंगा? जो हमारे पास अर्धगोला है का आयतन, अर्धगोले का आयतन, उसके बाद प्लस में बेलन का आयतन, उसकी अलग अलग ऊंचाई के अकॉर्डिंग बेलन का आयतन,
और बेलन के बाद जो शंक्वाकार भाग है, शंकु का आयतन, तीनों को जोड़ देने से हमें इस पूरे ठोस का आयतन मिल जाएगा। अर्धगोले का, बेलन का और शंकु को, तीनों को जोड़ देंगे तो आयतन निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अगर मुझे पूरे ठोस का वक्र पृष्ठ, या हमें देखो ध्यान से, इस ठोस का अगर संपूर्ण पृष्ठ बताना है ना, अगर मुझे इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बताना है तो देखो क्वेश्चन में अब आप लिख रहा हूं कि मैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है भाई, कि जो जो तुम्हें दिख रहा है उस सब भाग का क्षेत्रफल बताओ, जो जो तुम्हें दिख रहा है। तो हमें दिख क्या रहा है, पेंसिल तो भैया पूरी जुड़ी हुई है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि पेंसिल में जो हमारा कोण है, शंकु है, उसका आधार अलग से, जी नहीं, शंकु का आधार और बेलन का आधार आपस में मिल गए ऐसे कि अब वो दो अलग अलग नहीं रह गए, ना ही वो हमें दिख भी रहा है, क्योंकि वो दोनों, बेलन खत्म हुआ कि शंकु आ गया। तो मतलब शेप कुछ ऐसा है, शेप हमारे पास अगर देखेंगे तो शेप कुछ ऐसा है, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर जाकर के ऐसे, देख पा रहे हो। तो ये सॉलिड है हमारे पास जो ठोस है वो ऐसा है, जो देखने में ऐसा। अब तुम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे तो क्या करोगे, जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठ है ना, यहां पर क्या करोगे तुम, निकालोगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। उसके बाद प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस यहां पर क्या करोगे बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। उसके बाद क्या करोगे, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, उसके बाद यहां पर ऐड करोगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो मतलब तीनों के संयोजन से जाकर के हमें संपूर्ण पृष्ठ मिलेगा इस ठोस का, है ना। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ तीनों के वक्र पृष्ठों के योगफल के बराबर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी संयोजन का संपूर्ण पृष्ठ हर जो ठोस से मिलकर के बना उन सभी के वक्र पृष्ठों के योग के बराबर होता है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, संयोजन वाले ठोस का संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग जो ठोस नजर आ रहे हैं उनके वक्र पृष्ठों के योग से मिलकर के बनता है। ये बात कॉन्सेप्ट है एक तरीके से दिमाग में रखने के लिए कि यार मुझे अगर संपूर्ण पृष्ठ भी बोल रहा है ना तो भी मुझे वक्र पृष्ठ ही जोड़ करके लिखना है, क्योंकि अगर केवल अर्धगोला होता तब तो मुझे वक्र और प्लस नीचे का आधार जोड़ना पड़ता, केवल अर्धगोला होता। अगर केवल बेलन होता है ना, केवल ऐसे बेलन होता तो मुझे वक्र को जोड़ना पड़ता, फिर इनको और इनको भी जोड़ना पड़ता, और शंकु होता तो पहले वक्र को फिर आधार को भी जोड़ना पड़ता। तो बेसिकली एक सिंपल ठोस है, वक्र है, वो चाहे शंकु हो, बेलन हो, अर्धगोला हो, है ना, उसमें तो हमें आधार के क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ लिखते वक्त पे। लेकिन ठोस का संयोजन अगर हुआ तो संपूर्ण पृष्ठ लिखते वक्त पे हमें केवल उनके वक्र पृष्ठों को ही जोड़ना होता है। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेना, पेपर में ये देख करके ना तुम कुछ और ही करके आते हो, फिर तुम्हारे नंबर कट जाते हैं। चलिए इसके बाद जैसे यहां पर देखोगे, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कि भाई एक घन है, घन के ऊपर आपका एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अगर मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठ आयतन बताना, देखो बहुत आसान है, आयतन संयोजन में सबसे आसान चीज होती है। जब ठोसों का संयोजन होता है तो हर ठोस का आयतन आपस में जुड़ जाता है, हर ठोस का आयतन आपस में जुड़ जाता है। वहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ काटना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ठोसों के आयतन में अच्छी बात यह होती है कि सब जुड़ रहा है। लेकिन यहां पर आप ऑब्जर्व करो कि अगर मुझे इसका आयतन बताना है ना, सॉरी, इसका मुझे अगर संपूर्ण पृष्ठ बताना है ना, यहां पर अगर मुझे पहले वाले फिगर का, फर्स्ट वाले फिगर की बात कर रहा हूं, अगर मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना है तो एक छोटी सी बात ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे कि
ये वाला हिस्सा वो हिस्सा है जो हमें दिख रहा है, यानी कि इसको हमें काउंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्योंकि अब ये घन है, नीचे से संपूर्ण पृष्ठ बताना, तो नीचे का आधार का क्षेत्रफल भी लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब ध्यान से समझना, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्यों, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल लिखा जाएगा, ऊपर के टॉप का क्षेत्रफल भी लिखा जाएगा, क्योंकि इसके कुछ कुछ हिस्से दिख रहे हैं, जो ढक गया, जो नहीं दिख रहा उसको माइनस करना होगा। अब ये जो गोला इसके ऊपर रखा गया है, अर्धगोला, इसका क्षेत्रफल, तो प्लस में अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब जरा ध्यान से समझना, हमने घन का संपूर्ण पृष्ठ ले रखा है, यानी कि हमने इसके जो ऊपर का हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को लिया है, पूरे क्षेत्रफल को लिया, जबकि पूरा क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ उतना हिस्सा दिख रहा है जो ऊपर के टॉप और इस गोले के आधार के बाद जो बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना। यानी कि अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ऊपर से देखने पर हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। यानी कि केवल ये हिस्सा है जो हमें दिख रहा है, बाकी हिस्सा तो अपने आप अंदर है, अंदर वाले हिस्से को तो हम छू भी नहीं सकते। तो हम यहां पर इस स्थिति में, चूंकि हमने घन का संपूर्ण पृष्ठ लिया है, तो हमें इसमें घटाना पड़ेगा, है ना, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यहां पर हमें माइनस करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद हमें संपूर्ण पृष्ठ मिलेगा, अगर मुझे इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, ठीक है। और ये अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्यों माइनस किया, इसलिए माइनस किया क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ लिया था। संपूर्ण पृष्ठ में हमने संपूर्ण पृष्ठ में इस पूरे टॉप का एरिया काउंट कर लिया था, जबकि पूरे टॉप का एरिया नहीं आ रहा, इसमें वो हिस्सा जो इससे घिरा हुआ है, ये वाला हिस्सा तो भैया हमारा गायब है, ये तो अंदर की तरफ है, ये तो दिख नहीं रहा, तो ये वाला हिस्सा डिलीट करना है। तो इसको हमें डिलीट करने के लिए हमने अर्धगोले के आधार के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं ना, तब तक क्वेश्चंस वगैरह यार सॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल यहां पर क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है। दूसरे केस में देखोगे, जो सेकेंड केस हमको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड केस है। यहां पर क्या चीज नजर आ रही है, इधर नजर आ रहा है कि भाई एक घन के एक पृष्ठ पर एक गड्ढा किया गया है ना, घन के एक पृष्ठ पर एक गड्ढा कर दिया है। अब हमसे पूछ रहा है किसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए, है ना। तो दूसरे वाले में अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठ बताना है, देखो जरा ध्यान से, पहले तो संपूर्ण पृष्ठ बताना है, हमें यह भी पता है कि भाई ये वाला हिस्सा तो दिख रहा है और ये बाकी का हिस्सा अंदर पूरी गहराई है, ऊपर ये खुला हुआ है, ये तो आपका खुला हुआ है क्योंकि इतना हिस्सा खोद के बाहर निकाल दिया। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ लिख दो पूरा, है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ लिखने से क्या हो जाएगा कि हमने पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया। अब इसमें हुआ क्या, जब आपने खुदाई करी, है ना, खोदा, उसको वो किया, तो हमने इसमें एक तरफ गड्ढा कर दिया। क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया। तो गड्ढे से एक पूरा नया पृष्ठ बन गया। गड्ढा करने से हमें एक और पूरा का पूरा पृष्ठ मिल गया, है ना। ये पृष्ठ वो पृष्ठ जिसको हम टच तो कर ही सकते हैं, गड्ढा खोदोगे तो उस हिस्से को टच कर सकते हो ना। तो ये क्या है, अर्धगोला है। तो यानी कि प्लस में यहां पर लिख सकते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखो, अब गड्ढा करोगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना आधार हिस्सा तो ये तो यहीं तो गड्ढा किया है, तो ये तो बचे ही नहीं ना। यानी कि जो घन का संपूर्ण पृष्ठ लिया था उसमें वास्तव में अर्धगोले वाला जो आधार है, गोले का आधार है, वो तो गायब है,
ठीक है, आधार गायब है, ठीक है, चारों तरफ के छोटे छोटे पार्ट बचे हुए हैं, शेष भाग है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे आधार किसके, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। क्या कर देंगे, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो बेसिकली हमें फिगर को देख करके पहली बात तो ये चीज फील हो जानी चाहिए कि यार यहां पर हमें अगर लिखना है तो कैसे सॉल्व होगा। और देखा जाए तो इन दोनों के क्षेत्रफल बिल्कुल एक समान है ना। देखने में फिगर कितना अलग लग रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन वास्तव में इन दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी होती है जब भी हम ऐसे सवालों पे आते हैं या क्वेश्चंस वगैरह को करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया गया, ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए, तो दो घन, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर दो घन हमारे पास में है और दोनों का आयतन 343 है, ठीक है, तो मान लो एक घन आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है। एक जैसे घन बनाने, मतलब एक जैसे घन बनाने में क्या है, मतलब ऐसा है एक घन और सेम इसी प्रकार का एक और घन यहाँ पर है, ठीक है। समझ लो, रफ फिगर बना रहा हूं तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि हमने दोनों घनों को एक तरफ से जोड़ दिया। अब जोड़ देंगे तो कुछ, अगर मैं इनको आपस में जोड़ देता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। एक तरफ के संलग्न फलकों से इसको जोड़ दिया, तो यार देख, इसका आयतन कितना है, 343 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन कितना है, 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है कि मान लेते हैं कि इसकी एक कोर हमारे पास ए है, तो इसकी भी एक कोर हमारे पास ए हो जाएगी, विड्थ इसकी ए हो जाएगी, और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई भी इसकी ए हो जाएगी, ठीक है। तो माना घन की जो कोर है या घन सॉरी माना घन की जो विमा है वो आपके पास में ए है, तो आयतन हमें पता है कि विमा का घात 3 होता है, आयतन विमा की घात 3 होता है, यानी कि 343 बराबर में आपके पास ए क्यूब, तो यहां से ए आ जाएगा घनमूल 343 का, और 343 का घनमूल आपके पास 7 सेंटीमीटर होता है, सबको याद होगा, पता होगा। अब जब हमने ए का मान 7 सेंटीमीटर है, तो वास्तव में हुआ क्या, वास्तव में हुआ ऐसा, ये हिस्से आपस में जुड़ गए हैं ना, ये हिस्से आपस में जुड़ गए, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये हिस्सा भी 7 हो गया और ये हिस्सा और जुड़ा तो ये भी 7 हो गया। तो लंबाई हमारे पास क्या बन गई, इस कंडीशन में लंबाई हमारे पास 7 + 7 14 बन गई। बी अभी भी 7 है और एच अभी भी 7 है, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेगा, लेकिन जिस तरफ से आपने जोड़ा है तो वो पूरी की पूरी लंबाई वहां पे जुड़ करके बन गई। अब यहां पर हमें पता है कि क्या पूछा गया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 इंटू में LB प्लस में BH और प्लस में आपके पास LH। तो यहाँ पे सभी मानों को अगर आप रख दोगे तो बन जाएगा 2, LB का मान L हो गया 14 गुणे में 7 प्लस में BH यानी कि 7 गुणे में 7 और प्लस में LH अगेन 14 गुणे में 7। इसको कैलकुलेट करके आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, कैलकुलेट करके आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन समझ लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ताकि आपको अगर दोबारा में प्रैक्टिस करना हो तो एक बार को आपके लिए नोट्स का काम कर जाए, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से, डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना जो कि 3.5 सेंटीमीटर वाले, देखो ये क्वेश्चन 2015 में, 16 में, 18 में 3 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रीवियस में।
एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कि एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंक्वाकार हमारा ऐसा इस पर अध्यारोपित है। ठीक है, लिखा है कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का जो वाले एक उसी त्रिज्या वाले, यानी कि जो हमको त्रिज्या दे रखी है ना, ये 3.5 है और ये भी हमारे पास में 3.5 है। ठीक है, तो हमको खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सिंपल सी बात है, यहां पर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, लेकिन जब मुझे पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ यहां पर देखेंगे। ओके, और प्लस में हम यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देखेंगे। प्लस में यहां पर हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यहां पर देखेंगे। क्या देखेंगे? एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस में आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ठीक है जी, एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ और दूसरा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। डन है बेटा। यहां से हमारे पास क्या निकल के आया? शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए पहले तो शंकु का ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता है। तो एक बात जो आप यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, पूरी 15.5 है, तो यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो अगर मैं h को निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ये भाग मेरा मान लो h है, तो इसको h निकालूंगा तो 15.5 से माइनस करूंगा। कितना माइनस करूंगा? यहां पर मैं आपका 3.5, तो ये 15 में से 3 गए तो 12 बचा, तो h का मान यहां से हमको 12 आ गया। ठीक है, h का मान कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। और त्रिज्या तुम्हें पता ही है, ये त्रिज्या r बराबर तुमको पता ही है कि 3.5 है। तो जब मुझे शंकु की तिर्यक लंबाई जो कि मेरे पास l होता है ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई इंटू आर इंटू एल, प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को ही ऐड करके तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ आएगा। तो यहां से अब हम जानते हैं कि एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और आर स्क्वायर हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। अब आप कितने सवालों में ये चीज ऑब्जर्व करोगे, पिछली क्लास में भी मैंने आपको जो पिछला वन शॉट था उसमें भी ये चीज पढ़ाई थी कि जब मुझे 5 के इकाई अंक वाले का वर्ग करना है तो बहुत आसान है। 12 का वर्ग देखो 144 होता है। ठीक है, अब 35 का वर्ग करना है। 35 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 से जस्ट बड़ी संख्या 4, तो 4 तक 12, कितना हो गया? 12, तो 12.25 हो गया। दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो यहां से आ जाएगा 0.25 और 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया और एक 15,000 यानी कि 156.25। ये एल स्क्वायर है बेटा। ओके, तो यहां से अगर मुझे एल लिखना है तो एल हो जाएगा वर्गमूल 15.625 का 156.25 का। ठीक है, अब ये चीज समझो कि ये किसका वर्गमूल है। अगर मैं सिर्फ इसका वर्गमूल निकालूं 15625, देखो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 5 से, तो 5 तिक 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से किया तो ये बन गया 5 छक्का 30। ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, और ये कितना है? तो यहां से अगेन बचा 5 से किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से किया, 5 25, फिर 5 से किया, यहाँ पर 1 आया, 2 2 4 2 6, यानी कि हमारे पास 5 गुणे 5 गुणे 5
ये बन गया आपके पास 125, यानी कि वर्गमूल जो हमारे पास आया इसका 15,625 का वर्गमूल आएगा 125 के बराबर। किसके बराबर आएगा? यानी कि दो दो पेयर से एक एक 5 ले लो तो 125 बन गया। इसका मतलब ये बन जाएगा 12.5। कितना बनेगा? 12.5। तो हमारे पास तिर्यक लंबाई कितनी आ गई बेटा? 12.5 आ गई है। ठीक है, शंकु की तिर्यक लंबाई हमारे पास 12.5 12.5 निकल करके आ गई। क्लियर? डन है। शंकु की तिर्यक लंबाई हमारे पास 12.5 निकल करके आ गई। अब इसके बाद सॉरी हमें ये पूरा कैलकुलेट करना है, पक्की बात। तो यहां से हो जाएगा पाई इंटू में आर मेरे पास 3.5 है और एल हमारे पास 12.5 है, प्लस में हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान समझिए, सिर्फ इतने भाग का पृष्ठ देखना है क्योंकि ऑब्वियस बात है खिलौना पूरा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। यहां से हो गया आपके पास 2 पाई रेडियस 3.5 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन यार थोड़ा सा कर लो, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रुक जाओ रुक जाओ। तो बेसिकली यहाँ पर अगर करना भी है तो उसको 22/7 लिख दोगे, 3.5 हो जाएगा और ये 12.5 यहाँ पर होगा। फिर यहाँ से 2 गुणे में 22/7 हो जाएगा और यहाँ से 3.5 गुणे में 3.5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो 22/7 बाहर और एक 3.5 बाहर, तो अंदर पे बचा 12.5 और यहाँ पर 2 बचा और 3.5 बचा। ठीक है, 22 और ये इतना आ गया। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 7 पाना 35 तो 0.5 बचेगा। तो 22 पंजे 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 की 11, तो यहाँ पर 11 बचा और इधर पे अगर आप देखोगे तो 12.5 और 3.5 है तो 7 बन गया यहाँ से, तो 12×7 19, तो ये बन गया 11 गुणे में आपके पास 12×7 19, 19.5। अब इससे ज्यादा सिंपल तो मैं क्या ही करके दूंगा, इतना तो लिख ही सकते हो। ठीक है, तो यहां से अब आप लिखोगे 11 गुणे में 19.5 तो हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके लिख देना। ठीक है, पक्की बात है? यस और नो? बहुत ही बढ़िया। इसको कर देते हैं थोड़ी देर के लिए साइलेंट क्योंकि ये बीच इसमें डिस्टर्ब कर रहा है। चलो डन है बच्चों, क्लियर है? किसी को भी वन शॉट या कुछ भी करना हो तो एक बार को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वन शॉट बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ठीक, ये वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो और इधर पे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है संलग्न आकृति में दर्शाया गया है कि सजावट के लिए कुछ ऐसा ठोस है। ठीक है, यहां पर सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर के बना है और एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। बिल्कुल ऐसा ही हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा था। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है। इसका जो आधार है, बेस है, वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कोरे या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 है, यानी कि ये जो व्यास है ये मेरे पास 4.2 हमको दिया गया है। ठीक है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। डन है? क्लियर? इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज यहां पर समझते कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो पहले तो। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? एक तो हमारा पहले तो ये पूरा घन जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन किया था, जब कॉन्सेप्ट वाला बताया था कि सबसे पहले तो इस घन को अगर आप देखोगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ले लो, है ना। पहले तो आप घन का संपूर्ण पृष्ठ ले लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ में मैंने इस पूरे टॉप के एरिया को लिया है।
और बॉटम का एरिया तो ले ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस पूरे टॉप के एरिया को लिया है। अब इसके बाद यहां पर जब इसके ऊपर ऐसे अर्धगोला रखा है ना, अर्धगोला, तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इतना, इस गोले का अर्ध पृष्ठ वक्र पृष्ठ, यानी कि हम लिख सकते हैं अर्ध गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। पक्की बात है? अच्छा, इतने में काम हो गया? जी नहीं, हमारे साथ हुआ क्या, हमारे साथ ये दिक्कत हुआ कि वास्तव में इतना हिस्सा तो नीचे की तरफ दबा है, और देखा जाए तो हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है ना, हमें देखने में इतना नजर आ रहा है, ऊपर से देखोगे तो केवल इतना भाग है जिसको हम छू सकते हैं, ये तो अंदर की तरफ, गोला वाला भाग अंदर की तरफ है, यानी कि हमने पूरा जो संपूर्ण पृष्ठ लिया, इसमें पूरा संपूर्ण पृष्ठ नहीं होना चाहिए था, इसमें सिर्फ इतना वाला भाग हमें काउंट करना चाहिए जो हमारा किनारे का है, यानी कि हम इसमें से माइनस में आधार का, गोले के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि माइनस में पाई आर स्क्वायर में यहां पर कर देंगे, यानी कि माइनस में गोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्ध गोले के आधार का, अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल। फॉर्मूले को एक बार लिख देते, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 इंटू में ए स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहीं से हमारे पास 6 ए स्क्वायर, अब देखना 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दोगे तो बचेगा केवल और केवल पाई आर स्क्वायर। यहां तक की बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है? 6 ए स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। डन है बेटा? 6 ए स्क्वायर प्लस में आपके पास पाई आर स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। एवरीवन क्लियर? अब फॉर्मूले में बस वैल्यूज ही रखनी है, ठीक है, वैल्यूज ही रखनी है। वैल्यूज क्या है बेटा? देखो, घन की विमा है 5 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 6 गुणे में 5 का वर्ग, 6 गुणे में 5 का वर्ग, प्लस में पाई हो गया यहां पर, और रेडियस कितनी हो गई बेटा? देखना, व्यास मेरे पास 4.2 है, 4.2 का आधा करोगे तो 2.1 आएगा, तो त्रिज्या हमारे पास 2.1 का वर्ग बनेगी, तो ये बन गया 6 गुणे में आपके पास 25 प्लस में 22/7 गुणे में 2.1 गुणे में 2.1, ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लोगे, 25 पंजे 125, 25 से 150, 150 तो यहां से बना, फिर 7 से इसको दोगे तो 7 0.3 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 22 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये 6.6 बना, और इनटू में आपके पास 2.1 बना, इसको और कैलकुलेट करके आंसर लिख दो यहां पर, ठीक है। ये तो कितना बना? 6.6, ये कितना बना? 2.1, 6.6 इंटू में 2.1 और 150 ये बना, दोनों को जोड़ करके यहां पर आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन कर लो यार, है ना, क्योंकि फिर उस केस में ना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं कैलकुलेशन करूं या आप करो, कैलकुलेशन में लगभग उतना ही टाइम लगना है, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा है कि भाई आप कैलकुलेशन करें और एक बार रीचेक भी कर ले, आपके मोबाइल में, फोन पे कैलकुलेटर होता है, तो खुद से करने के बाद कैलकुलेटर से रीचेक कर लो कि भाई जो मैंने कैलकुलेशन करी वो सही आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो, डन है बेटा? ऑल गुड, ऑल क्लियर? नेक्स्ट पर आते, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई मेरे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और आधार की त्रिज्या हमारे पास में कितनी है? आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर के बराबर हो, ठीक है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल यहां पर क्या होगा। वास्तव में यहां पर बच्चों कुछ ऐसा है कि दूर से देखने पर हमें बेलन कुछ ऐसा दिख रहा है, दूर से देखने पर बेलन कुछ ऐसा है, मतलब बाहर से आप देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, बेलन बिल्कुल इस तरीके से, एक बिल्कुल बाहर से वैसा दिख रहा है। अंदर जब जाओगे तो देखोगे यहां पर गड्ढा हो रखा है और इधर से भी एक गड्ढा हो रखा है। तो इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहला काम हमारे पास कि भाई इसका वक्र पृष्ठ निकाल लो। यानी कि सबसे पहले हम यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ओके, अब उसके बाद ये जो तुमने गड्ढा किया, इस गड्ढे का भी तो एक पृष्ठ हुआ ना, ये गड्ढा भी तो एक पृष्ठ हुआ। अब ये पृष्ठ अर्धगोला है, इसी प्रकार यहां पर भी एक तुमने गड्ढा किया तो ये भी एक अर्धगोलाकार पृष्ठ है तो ये भी एक पृष्ठ। तो हम लिख सकते हैं प्लस में दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, आधार यहां से खुला है पूरी तरह, क्योंकि जब तुम गड्ढा करोगे तो ये हिस्सा खुला है, ये भी हिस्सा खुला है, तो जो हिस्सा खुला है उस पर तो कुछ ऐड करना ही नहीं है ना। तो दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यहां तक समझ में आया। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस में दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब इसको अगर मैं फॉर्मुलाइज करूं, फॉर्मूला देखूंगा तो क्या बनेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी कि 2πr² एक का, दूसरे का भी 2πr², तो बन जाएगा हमारे पास 4πr² के बराबर। तो यहां से 2πr अलग रख लो, h प्लस में आपके पास 2πr अलग कर लोगे तो यहां से 2r बन जाएगा। ठीक है, चलो 2πr इंटू में ब्रैकेट में h प्लस में 2r। अब यहां से कैलकुलेशन आएगी, 2 गुणे में पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ठीक है 22/7 लेंगे यहां पर, क्योंकि 3.5 है त्रिज्या, 3.5 और यहां से ऊंचाई h मेरे पास पूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्लस में 2 गुणे में 3.5। एक चीज हमेशा देख लिया करो, को त्रिज्या ही लिखा होना चाहिए, व्यास लिखा हो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, त्रिज्या लिखी है तो ही एज इट इज रखना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां से बन गया 7×35, तो 0.5 ये बना, 0.5 गुणे 2 10 1 बना, तो यहां पर केवल 22 बचेगा। यहां से 10 बचा, प्लस में 2 गुणे 3.5 मतलब कि आपके पास 7 हो गया, तो यहां से 22 बचा और यहां से आपके पास 17। कैलकुलेट में 17 दूनी 34 की 4 ऐसे लगी 3, 17 दूनी 34, 34 में 3 जोड़ोगे 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल करके आएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ मेरे पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आएगा। कितना आएगा बेटा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। हाँ जी, थ्री 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल के आएगा। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी ले लो। वैसे मैंने कैलकुलेशन वो लग रही थी मैंने कर ही दिया, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा। चलो 17 दूनी 34 की 4 से लगी 3, 17 दूनी 34, 3 37। ठीक है, अगला हमारे पास है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन में 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का छेद किया गया है। क्या किया है, छेद किया। ठीक है, शेष ठोस का आयतन बताना है। देखो यार, आयतन का सिस्टम बहुत इजी है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक ठोस है, उससे कुछ हिस्सा तुम अलग कर दो तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई ना। तुम्हारे पास 1 लीटर दूध है, उसमें से आधा लीटर निकाल लो,
तो आधा लीटर वाले बर्तन से तुमने निकाल लिया है, तो आधा लीटर क्वांटिटी कम, यानी कि जब भी हम कुछ भाग अलग कर देते हैं तो उस केस में आयतन हमेशा घटेगा, लेकिन छेद करते वक्त पे वक्रपृष्ठ हमेशा बढ़ जाता है। जब भी हम किसी हिस्से को खोदते हैं तो निश्चित रूप से वक्रपृष्ठ बढ़ता है लेकिन आयतन घट जाता है। यह बात हमेशा याद रखिएगा, वक्रपृष्ठ बढ़ता है और आयतन घट जाता है। तो यहां पर आयतन हमसे पूछा गया है, तो आयतन क्या लिख दोगे? बहुत सिंपल नहीं है, यहां पर हमारे पास ये जो घन है इस घन का आयतन है ना, ये बचा हमारे पास घन का आयतन। अब घन के आयतन से हमें घटा देना है, क्योंकि हमने आयतन निकालना है। अब शंकु के आकार का छेद किया है तो ये पूरी क्वांटिटी जो शंकु की थी, ये पूरा मटेरियल हमने बाहर निकाल दिया, फेंक दिया, ठीक है। तो आयतन कम हो गया, तो माइनस कर देंगे शंकु का आयतन, माइनस कर देंगे शंकु का आयतन, ठीक है। तो ये बना घन का आयतन और माइनस में आपके पास शंकु का आयतन। तो यहां से घन का आयतन बेटा भुजा की घात 3 होता है, भुजा की घात 3 होता है घन का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में h होता है। तो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्यूब कर देंगे, माइनस में 1/3 और त्रिज्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर है वाले त्रिज्या, ओके ठीक है। यहां से बना पाई का मान 22/7, त्रिज्या बना 3 का वर्ग, ऊंचाई बनी हमारे पास 7, ये 7 से 7 कट गया, ये 3 से एक 3 कट गया, तो ये बचा हमारे पास 343, तो हमारे पास का क्यूब बना। उसके बाद यहाँ पर 22 तिहाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस कर दो, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फटाफट से माइनस करके कैलकुलेट करिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है। चलो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर? ओके जी, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया और शानदार क्वेश्चन में से एक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को समझते हैं और धुन देते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपरी सिरा इसका खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, जो मतलब जो गोलियां डाल रहे हैं उनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें से भरे हुए पानी का, यानी कि जो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4, कितना भाग बेटा? इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या हमें यहां पर ज्ञात करना है, ठीक है। यहां तक बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूं फिगर बना करके, बिना फिगर के शायद तो मतलब बेटर ना समझ पाओ कि भैया एक शंकु, उल्टा शंकु रखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक पानी का बोल सकते हैं कि फ्लास्क टाइप का है और ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, यहां तक इसमें बिल्कुल पेंदी तक जो होता है ना, टॉप तक, वहां तक एकदम पानी है इसमें, ठीक है। अब हमारे पास शीशे की कुछ गोलियां हैं या गोले बोल सकते हैं, ठीक है। कांच के कुछ गोले हैं, ऐसे 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 हमारे पास कुछ गोले हैं, ठीक है। प्रत्येक की त्रिज्या हमारे पास बोल रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? त्रिज्या जो गोलों की है वो 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा, इन गोलों को, ठीक है, इन गोलों को क्या किया गया है? इन गोलों को इसके अंदर ऐसे डाल दिया गया है, ठीक है। इन गोलों को इसके अंदर, बीकर के अंदर बढ़िया डाल दिया गया है। अब ये नहीं पता कितने डाले, वो तुम्हें गिनने मत बैठ जाना कि सर क्वेश्चन में पूछा है कितने, तो हम गिन के बता देते 1 2 3 4 इतने गोले आपने डाले, जी नहीं। मतलब आप ध्यान से समझो कि इसके अंदर हमने गोले डाल दिए, ठीक है। अब क्या हुआ? ऐसा करने के बाद जो उसमें पानी था, हमको पता है, हमने थोड़ी सी साइंस तो सबने पढ़ी है ना, और थोड़ी सी क्या फिजिक्स के तो आप लोग महारथ ही हो, है ना। तो आप जानते हो कि भाई अगर कोई पानी से भरा बर्तन है, उसमें अगर आप कुछ भी डालोगे तो उस
वस्तु को, जिसको तुमने उस बर्तन के अंदर डाला है, पानी से भरे बर्तन में डाला है, तो जितना उस वस्तु का भार यानी कि आयतन होगा, उतना ही पानी यानी कि जो भी इसमें भरा है वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो पानी हमारा बाहर निकलेगा, ठीक है, ऐसा करने के बाद जो पानी यहां से बाहर निकलेगा वो पानी कितना होगा, जितना इन गोलियों का आयतन होगा। यानी कि हम यहां से क्या बोल सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जितना पानी बाहर निकला वो क्या है, वो हमारा इन गोलियों का आयतन है। तो अगर एक गोली का आयतन हमसे पूछा जाए तो हम जानते हैं कि एक गोला है, ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई क्यूब। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमने इस बर्तन के अंदर n गोलियां डाली तो n गोलियों का आयतन किसके बराबर है, 1/4 पानी जो बाहर निकला उसके आयतन के बराबर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि n गोलियों का आयतन जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 1/4। किसके बराबर होगा बेटा, 1/4। अब कितना तुमने उसके अंदर पानी डाला, ठीक है, n गोलियों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन, क्योंकि शंक्वाकार बर्तन में अगर पूरा पानी भरा है तो मतलब पानी कितना हुआ, जितना उस बर्तन का आयतन है। तो 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, ठीक है, n गोलियों का आयतन, n गोलियों का जो आयतन है वो किसके बराबर है, 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन, ठीक है, 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन, ठीक है, n गोलियों का जो आयतन है वो 1/4 शंक्वाकार बर्तन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहां से हम सॉल्व करेंगे कि n हो गया, गोलियों का आयतन निकालना है तो भैया 4/3 पाई r क्यूब बराबर में 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन। अब ध्यान से समझना, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर कैपिटल R बराबर 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अच्छा, ऊंचाई हमें दी गई है क्या, ऊंचाई भी हमको दी गई है बेटा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई h लिख देता हूं यहां पर 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो भाई शंक्वाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, 1/3 शंकु का आयतन होता है 1/3 बेलन के आयतन के बराबर, यानी कि पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू में आपके पास h है ना। यहां पर ये R शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या है, कैपिटल H हमारे पास शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई है। तो ये हमने यहां पर रख दिया। अब बस इसमें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। तो ये n बना, यहां से 4/3 बना, ये देखो। अब देखो कुछ कुछ चीजें तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाती है, कैसे कि ये जो पाई है ये इस पाई को काट देगा, पाई से पाई कट गया। नीचे पर भैया जो 3 बैठा हुआ है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये भी हो गया। तो हमारे पास बचा n गुणे में 4r का क्यूब जो होगा वो बराबर होगा 1/4 गुणे में कैपिटल R का स्क्वायर इंटू में आपके पास कैपिटल H, ठीक है। तो वैल्यूज यहां से रखेंगे तो n हो गया गुणे में 4 हो गया, और स्मॉल r है हमारे पास 0.5, देखना है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 का 0.5 का यहां से क्यूब हो गया, और ये हो गया आपके पास 1/4, ये हो गया हमारे पास 5 का वर्ग, क्योंकि शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी हमारे पास 8 है, ऊंचाई हमारे पास 8 है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, एक बार लिख सकते हैं, n बराबर 4 गुणे में देखो 5/10 लिख सकते हो, गुणे में 5/10 लिख सकते हो, गुणे में 5/10 लिख सकते हो, और यहां से आपके पास 1/4। अब देखो इस 4 से इस 8 को 2 बार में काट दो, तो यहां से बचेगा 5 गुणे में 5 गुणे में आपके पास 2। अब देखो जरा ध्यान से, 5 5 भी कट जा रहा है, एक 5 यहाँ का, एक 5 यहाँ का, एक 5 यहाँ का, एक 5 यहाँ का। तो अब n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर जो नीचे है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 गुणे में ये वाला 10, ये वाला 10, ठीक है, और तीनों 10 आ रहे हैं कुल मिलाकर के, तो 1000 यहां पर हो गया, ठीक है। उसके बाद
नीचे पर 5 चौको 20, ये बटे में आ जाएगा, नीचे पर 20 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल और ये 2 से कैंसिल, तो यहां पर 100 गोलियां। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? गोलियों की संख्या 100 है, यानी कि हमने इस बर्तन के अंदर 100 गोलियां डाली हैं, तब जाकर के 1/4 पानी इस बर्तन से बाहर निकल गया। तो गोलियों की संख्या पूछी गई थी, तो गोलियों की संख्या हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 100 गोलियां डाली गई। क्लियर है? आ गई बात समझ में? गोलियों की संख्या बराबर 100 आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, क्योंकि यार इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर है तो कभी भी ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, है ना। मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं कि यहाँ पर बेसिक थोड़ा बहुत एक्चुअल में एक साइंस भी आपको समझ में आ रही है कि भैया गोलियों का आयतन जो आपने डाला है वो किसके बराबर है? जितना पानी बाहर निकला है, तो दोनों को बराबर कर दो। कितना पानी बाहर निकला? 1/4 निकला। किसका 1/4? पूरे शंकु का। तो बस ये कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर हो गया कि n गोलियों का आयतन जो होगा वो 1/4 शंक्वाकार बर्तन का आयतन, और बस अलग अलग कैलकुलेट करके यहां पर हमने रख करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। कैलकुलेशन अपने आप भी जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। कुछ बच्चे कमेंट करते अरे सर ये काट देता तो इजीली हो जाता। जैसे मर्जी करना है कर लो। मैं कैलकुलेशन या देखो 10वीं क्लास में हूं, इतने भी बच्चे नहीं रह गए कि अब तुम्हें गुणा भाग करना सिखाऊं, ठीक है। तो और दूसरी बात बताओ ना, मुझसे भी गुणा भाग बहुत गलत होता है। मतलब मैं खुद भी एक टीचर हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि गुणा भाग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, पता नहीं पड़ता कब कहाँ छोटी सी मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन एरर आ जाए। तो कैलकुलेशन एरर इज अ ह्यूमन प्रॉब्लम, ये मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या रही है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि भाई साहब उनकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन सच्चाई बताऊं तो मेरी कैलकुलेशन तो ठीक ठीक है ना। मैं ठीक ठीक कर देता हूं जितना हो जाता है, उसके बाद तो फिर तो यार देखो, जब मैं तुम्हारी क्लास में था ना तो मैं भी खूब प्रैक्टिस करके जाता था, तो मैं भी करके आता था, ठीक है। अब तो मैं कहता हूं करो, मैं कर दूंगा तो तुम क्या करोगे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप के माध्यम से पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक घनाभकार तालाब में जा रहा है। ध्यान समझिएगा, एक आपके पास पाइप है, ठीक है, और इस पाइप से जो पानी है वो एक घनाभ के आकार के तालाब में, किसमें जा रहा है बेटा? एक घनाभ के आकार के तालाब में जा रहा है। इस प्रकार का मैंने एक तालाब बना दिया है ना, कि हम पानी इस तालाब में जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कि इस पाइप से जो पानी है ना, वो इस तालाब के अंदर जा रहा है, ठीक है। इस तालाब के अंदर जा रहा है और इसके अंदर जाकर के ऐसे पानी भर रहा है, ठीक है। ऐसे जा रहा है, इसके अंदर पानी ऐसे भर रहा है, ठीक है। लिखा है कि जो पानी के बहाव की चाल है ना, देखो ऐसे सवालों में इस बात को हमेशा याद रखना कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि एक घंटे में 15 किलोमीटर, एक घंटे में 15 किलोमीटर इतनी लंबाई या इतनी की लेंथ पानी द्वारा कवर की जा रही है। एक घंटे में 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर है, यहां पर मीटर है, इधर भी मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो हम लिख सकते हैं कि एक घंटे में 15,000 मीटर भाई इतना बह रहा है पानी, ठीक है। तो ये जो चाल होती है ना, वास्तव में एक घंटे में पानी ने कितनी दूरी तय करी वो बता रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार से पानी के द्वारा एक घंटे में जो तय की गई दूरी है वो हम एज अ लंबाई मान लेते हैं, ठीक है, कि भैया ये जो पानी है इसने एक घंटे में ये दूरी तय करी है, तो ये लंबाई मान लेते हैं। क्योंकि अगर मुझे ये निकालना है कि एक घंटे में कितना पानी इस पाइप से बाहर निकला, एक घंटे में इस पाइप से कितना पानी बाहर निकला, तो मुझे यह निकालना पड़ेगा कि एक घंटे में पाइप इसकी रेडियस कितनी होगी। रेडियस हमारे पास कुछ दी गई है 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। भैया इसको 14/100 पहले से लिख लो, क्योंकि बाद में फिर हम बदलना भूल जाते हैं। तो रेडियस 14/100 मीटर में लिखा जाएगा। और इसमें लिखा है कि भाई 55 मीटर लंबा ये जो तालाब है, इसकी लंबाई है 55 मीटर, और
चौड़ाई कितनी है बेटा? 44 मीटर। ये जो चौड़ाई है ये कितना है बेटा? 44 मीटर। और ऊंचाई हमारे पास कितने समय में तालाब का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा? तो अब मान लो ये ऊंचाई है, हमें इतनी पता करना है कि कितनी देर में 21 सेंटीमीटर, है ना, 21 सेंटीमीटर मतलब कि 21 बटे में 100 मीटर, कितनी देर में इतना पानी भर जाएगा। ठीक है, तो यार देखो, पाइप से 1 घंटे में जितना पानी निकला, है ना, पाइप से, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इतना जो आयतन है, इतना जो आयतन है उस, और इतना पानी आने में कितना समय लगा, है ना, इतना पानी आने में जो समय लगा, तो वो दोनों चीजों को हम बराबर कर देंगे तो निकल के आज हमारे समय को बराबर नहीं, लेकिन इतनी देर में जो पानी निकला वही तो इसमें भरा। तो मान लेते हैं कि माना n घंटे में, माना n घंटे में पानी का स्तर तालाब में, पानी का स्तर तालाब में 21 सेंटीमीटर अर्थात 21 बटे 100 मीटर हो जाएगा। कितनी देर में बेटा? n घंटे में। n घंटे में, तो अब ध्यान से समझो ना, 1 घंटे में 15,000 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि n घंटे में कितना पानी बाहर निकला। तो भाई ये बेलन है, तुम्हारा बेलन है एक प्रकार का, इसमें आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में। अब ये जो h होता है ना, यहाँ पर ये जो h होता है, ये एक प्रकार से इसको बता रहे हैं, यानी कि ये जो हमारे पास लंबाई है ना, जो h हमारे पास एक प्रकार से लंबाई है, तो इसके बराबर होता है। और बराबर में इतना आयतन कितना हो जाएगा? 55 गुणे में आपके पास 44, गुणे में आपके पास 44, और गुणे में आपके पास 21 बटे में 100, गुणे में आपके पास 21 बटे में 100। एक बार चेक कर लो, 55 है, 44 है, सॉरी 50 मीटर लंबा है, यहाँ पर 50 नहीं है, 55 नहीं है, 50 है। इसको ठीक कर देता हूँ, ये आपके पास 50 मीटर है। इधर भी ठीक कर लो, यहाँ भी आपके पास में 50 मीटर है। तो वैल्यू रखेंगे तो n घंटे का समय लग रहा है, और पाई का मान हो गया यहाँ से 22 बटे में 7। त्रिज्या कितनी हो गई बेटा? त्रिज्या हमारे पास में 14 बटे 100, यानी कि 14 बटे 100 गुणे में 14 बटे 100, और h यानी कि जो दूरी तय करी, ये जो दूरी तय करी वो आपके पास में 15,000 है, वो आपके पास में 15,000 है। बराबर में 50 हो गया, यहाँ से 44 हो गया, यहाँ से 21 बटे में 100 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से 50 से 100 को 2 बार में काटोगे, 2 से 44 को 22 बार में काटोगे। ठीक है, यहाँ से ये 2 जीरो इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, और बस अब देख लेना जरा, n बराबर यहाँ से बचा 7 से 14 को 2 बार में काट देंगे, और 2 से 100 को 50 बार में काट देंगे, और 50 से 150 को 3 बार में काट देंगे। तो हमारे पास जो चीजें बच गई वो कितनी बची? n बचा, यहाँ से 22 बचा, यहाँ से ये वाला 14 बचा, और यहाँ से ये वाला आपके पास में 3 बचा, और यहाँ पर हमारे पास 22 बचा, 21 बचा, और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। ठीक है, ये 22 से 22 भी कट गया। ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ तो भैया कट गया है, ज्यादा क्या? एक घंटे में कितना पानी निकला? हम बोले n घंटे में जो पानी निकला, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है ठीक है, तो 14 7 बार में कट चुका है, यहाँ से 22 बचा, 50 दूनी 100, 2 से 44 को 22 बार में, 22 से 22 कैंसिल आउट। तो यार यहाँ से आंसर मेरे पास n का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? मुझे आंसर चेक करके बताओ। n का मान इधर पे आ रहा है, n बराबर में यहाँ से बच गया ना 21 बटे में 7 गुणे 2 गुणे 3, तो यानी कि 1/2,
एक बार चेक करके बता दो, आधा घंटा आ रहा है कि 2 घंटा आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे का समय था। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। 55 मीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, तो 1 घंटे में 15,000 मीटर। 1 घंटे में 15,000 मीटर। तो एक बार चेक करके बता दो फटाफट से, ठीक है। n बराबर 1/2 आ रहा है। नाना बबुआ एक छोटी सी गलती करी से हमने। क्या गलती करी है? व्यास दिया है ना, 14 सेंटीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या हमारे पास 14 गलत लिख दिया है ना हमने। यहां पर इसको ठीक कर लो। रेडियस हमारे पास, इसकी रेडियस जो बनेगी, रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर बनेगी, यानी कि 7/100 मीटर बनेगी। तो अब सही कर लो उसको, 7/100। तो जहां जहां पर 14 लिखा है उसको ठीक करना पड़ेगा। कैलकुलेशन वापस से कर ले, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक बार इरेज कर दो, है ना, इतना पार्ट इरेज कर लो। जो अभी हमने देखा उसमें ये समस्या है कि यहां पर हमने वापस से लिख देते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वापस से यानी कि n गुणे में पाई, और पाई का मान 22/7 रख दो। त्रिज्या हमारे पास 7/100 गुणे में 7/100 है, और h यानी कि ऊंचाई जो हमारे पास में है वो कितनी है? h हमारे पास जो लंबाई कवर की है 15,000, ठीक है। जो हमने कवर करी लंबाई वो 15,000 है। और यहां से 50 गुणे में आपके पास 44 गुणे में 21/100। इस बात को थोड़ा सा फोकस कर लिया करो, है ना। हो जाती है गलती यहाँ पर, है ना, कि भाई व्यास लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? व्यास। हम क्या कर रहे थे? त्रिज्या मान लिया था गलती से, इस वजह से मामला गड़बड़ हो रहा था। तो अब यहां से सही कर लोगे तो बन जाएगा, ये 2 से 2 जीरो पहले हटा देते हैं, 7 से एक 7 कैंसिल हो चुका है हमारा। और अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो n का मान हमको 2 घंटे आ जाएगा, 2 आवर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो n का मान 2 घंटे आ जाएगा, है ना, ठीक है। सही कर लो, है ना। वो गलती से, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां पर व्यास लिखा था तो व्यास के बदले मैंने त्रिज्या पढ़ा उसको, इस वजह से वो आधा घंटा आ रहा था, तो वही गलती होगी वहां पर, ठीक कर लो उसको। n का मान 2 घंटे आएगा, यानी कि 2 घंटे में इतना जलस्तर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर तक तालाब में। क्लियर है? चलिए एक बार फटाफट से क्वेश्चन को वापस से देख लो भाई, है ना। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिख दिया होगा, सर 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 ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़, हाँ गड़बड़ हो जाती है अगर मैं थोड़ा सा रुक करके देखता नहीं कि भैया हुआ क्या यहाँ पर। मेरे साथ क्या होता है ना कि जैसे मैं कभी कुछ लिख रहा होता हूँ तो मुझे फील आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, जबकि ऐसा है कि 1/2 आंसर पॉसिबल है, आधे घंटे आंसर पॉसिबल है, लेकिन मुझे बस दिमाग में है कि नहीं ये क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाया है, इसका आंसर 1/2 नहीं आ रहा था, वो मुझे याद है। तो अब मैं रुक जाता हूँ कि रुक जाओ यार तुम लोग तब तक देखो। तो जहां मैं थोड़ी सी दूरी बनाता हूँ ना, डिस्टेंस बनाता हूँ, और फिर देखता हूँ कि वापस से क्या किया है। तो दिख गया व्यास लिखा है 14 सेंटीमीटर, और हम क्या देख रहे थे? त्रिज्या। तो ये चीज है, आप लोग भी पेपर में कभी फंसो तो एक बार को रुक करके देख लिया करो यार, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है क्या। इसलिए कैलकुलेशन रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006, 14, 15, 17, भैया इतनी बार यही क्वेश्चन आया था क्या। लिखा है एक टेंट ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंब वृत्तीय बेलन के रूप का है, ठीक है। ऊपर से शंक्वाकार है, नीचे से लंब वृत्तीय बेलन के रूप का है, और टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर तथा, देखो ऐसा है कि नीचे से बेलन के रूप का हो गया, ऊपर से भैया इस तरीके का शंकु, तो मतलब ये इस प्रकार का एक टेंट है, ठीक है। टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई इसमें 15 मीटर है, तथा आधार का व्यास, अगेन देखो आधार का व्यास 24 है, 24 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि त्रिज्या की बात करेंगे तो 12 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या की बात कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। ओके। टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है, यानी कि इतने भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो पूरा 15 से 10 हटा दो तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 5 हो जाएगी, ठीक है। ओके। ज्ञात कीजिए कि टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, और टेंट का आयतन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। टेंट को बनाने में कितने कैनवास की आवश्यकता होगी और टेंट का आयतन भी ज्ञात कीजिए।
तो यार देखो कैनवास तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अगर हमें कैनवास बताना है तो हम क्या लिखेंगे, कैनवास यानी कि टेंट का सबसे पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, टेंट 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 का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कौन है आपका, लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में आपके पास ये जो हमारे पास बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कभी भी नीचे बेस पर जो आधार होता है ना, आधार पर कभी भी कैनवास नहीं लगाते, कैनवास हमेशा लगाते हैं उसके वक्र पृष्ठ पर। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, तो ये हो गया हमारे पास शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तो टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। अब यहां से अगर हमें, और जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इतना ही कैनवास की जरूरत होगी, तो लिख सकते हैं कि भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, पाई आर एल होता है प्लस में, और बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच के बराबर होता है। तो यहां से सबसे पहले एल का मान निकाल लो, एल कितना हो जाएगा, ये वाली ऊंचाई है 5, तो इसको लिख दिया हमने 5 का वर्ग, और ये वाली ऊंचाई हमारे पास 12 त्रिज्या, तो ये हो गया हमारे पास 12 का वर्ग। तो यहां से बन गया 25 प्लस में 12 का वर्ग 144, तो बन गया 169, और यहां से बन गया आपके पास में 13 मीटर। सब कुछ चेक कर लेना, सब मीटर में है, 15 मीटर 24 मीटर 10 मीटर सब कुछ मीटर मीटर में है, ठीक है। तो अब यहां से बना पाई इंटू में रेडियस हमारे पास 12 है और एल हमारे पास 13 है, प्लस में 2 इंटू में पाई, रेडियस हमारे पास 12 है और एच हमारे पास यहाँ पर कितना है, एच हमारे पास बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 है। तो ठीक है, तो एक बार यहां से अगर मैं देखूं तो ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो यहां से पाई का मान आप 3.14 भी ले सकते हो, पाई का मान 22/7 भी ले सकते हो, तो जो भी अब आपको बेटर लगे वो आप यहाँ पर लेकर के कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहां से बन जाएगा 12 × 13, 12 3 36, 36 की 6 यहां से लगी 3, 12 1 12 3 15, तो 156 पाई तो यहां पर बना है ना, 156 पाई तो यहां पर बना। उसके बाद प्लस में 12 दूनी 24, 24 दहाम 240, 240 पाई यहां पर बना। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो ये बन गया आपका 6 5 4 9 और 2 1 3, 396, ठीक है, 6 5 4 9 और 2 1 3, 396 पाई, ठीक है। तो अब यहां से इसको कैलकुलेट करके आप आंसर लिख सकते हो 396 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 396 में 3.14 का गुणा करोगे तो आप मीटर स्क्वायर में आपको कैनवास का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा, 396 इंटू में 3.14 पूरा इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा, कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। साथ ही साथ हमसे टेंट का आयतन भी पूछ रहा है, तो यार आयतन क्या होता है बेटा, आयतन है हमारे पास शंकु का आयतन प्लस में बेलन का आयतन। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच यहां पर हमारे पास 5 है, ठीक है, और प्लस में बेलन का आयतन अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई और आर स्क्वायर एच यहां पर आपके पास में 10 है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ए कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर को बाहर लिख लिया, तो यहां से बचा 5/3 और प्लस में आपके पास 10, ठीक है, 5/3 प्लस में आपके पास 10, 10 3 30, 30 5 35, तो ये बन गया पाई गुणे में आर का स्क्वायर, यहां से बचा 35 बटे में आपके पास 3। अब रख देते हैं, तो पाई का मान यहां से रख दिया हमने 22/7,
उसके बाद त्रिज्या r हमारे पास 12 है, तो 12 गुणे में 12, और यहाँ से 35 बटे में 3। तो 7 से 35 को 5 बार में काट देंगे, 3 से 12 को 4 बार में काट देंगे, तो 5 चौको 20 हो गया। यहाँ से 22 गुणे 20 गुणे में आपके पास 12, तो मल्टीप्लाई करके आयतन लिख सकते हो, 22 गुणे 20 गुणे 12। तो यहाँ से आपके पास आयतन निकल करके आ जाएगा कि शंक्वाकार भाग का आयतन क्या होगा। क्लियर है? शंक्वाकार भाग का आयतन क्या होगा, यहाँ से अब आप आंसर कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो भी आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, आंसर जो भी आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आयतन, और ये हमारे पास ये जो कैनवास की जरूरत है, इतने कैनवास की जरूरत है, यानी कि इतने एरिया को रिक्वायरमेंट होगी। एक बार कॉन्सेप्ट नोट कर लो। ठीक है जी, डन है बेटा। तो ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करना है हमें। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो यार एक जामुन जो हमारे पास में है, मतलब यहां पर जो दिख रहा है वो ऐसा है, कुछ इस तरीके का जामुन है, और हमको दिया है कि व्यास 2.8 है। किसका व्यास 2.8 है? ठीक है, यानी कि ये जो व्यास है हमारे पास ये है 2.8 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। ओके, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो हम एक तरीके से समझेंगे कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी। त्रिज्या यानी कि r हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ भी हमारे पास हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, और इधर से ये लेंथ भी हो जाएगी 1.4। तो हम लिख सकते हैं सिर्फ बेलनाकार भाग की जो लंबाई होगी, बेलनाकार भाग की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, पूरे 5 में से आपने माइनस किया, इधर के 1.4 इधर के 1.4, यानी कि 2.8 माइनस कर दिया। तो यहां से 5 में से 2.8, तो आपके पास बनेगा 2, 5 में से 2 गए आपके पास। ठीक है, 2.2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.2। ओके, चलो तो बेलनाकार भाग की लंबाई हमारे पास कितनी हो गई बेटा? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं एक गुलाब जामुन का आयतन निकालूं, एक गुलाब जामुन का अगर मैं आयतन यहां पर कैलकुलेट करता हूं, क्या करता हूं, एक गुलाब जामुन का आयतन कैलकुलेट करता हूं, तो भैया एक गुलाब जामुन का आयतन 2 अर्धगोलों का आयतन है ना। 2 अर्धगोले मतलब कि 2 गुणे में 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस में आपके पास ये बेलनाकार भाग का आयतन जो कि हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करोगे तो बन जाएगा 4/3, और यहां से पाई आपने एज इट इज रखा, रेडियस हमारे पास में कितनी 1.4, तो 1.4 का क्यूब 1.4 का आपके पास क्यूब हो गया, और प्लस में पाई रेडियस हमारे पास 1.4 का स्क्वायर, और एच हमारे पास कितना है बेटा? एच हमारे पास में 2.2 है, एच यहां से आपके पास में 2.2 है। ठीक है, तो ये एक उसका आयतन है। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है यहां पर कि थोड़ा सा अगर बेसिक चीज कैलकुलेट करो, तो यहां से लिख सकते हैं कि पाई 1.4 का स्क्वायर, इसको अगर बाहर निकाल लेते हो तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 4/3, और इंटू में आपके पास 1.4, और प्लस में आपके पास 2.2। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां से पाई का मान 22/7 हो गया, 1.4 का स्क्वायर हो गया। यहां से अगर इसको देखोगे
तो ये बन जाएगा 4 चौको 16, 4 एक कम 4 एक 5, 5.6 बना। 3 यहां से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6.6 बना। डिवाइड में आपके पास 3, तो 4 चौको 16 की 6 यहां से लगी एक, 4 एक कम 4 एक 5, दोनों को ऐड कर दो तो ये बना 22/7। मैं कैलकुलेशन बाद में लिखूंगा इसकी पूरी, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास 6 6 12, 6 6 12 हो गया। और 2 हाथ से लगी एक, 6 5 11 और एक 12, 12.2/3। क्लियर है ना। 6 6 12 की 2 हाथ से लगी एक, 6 5 11 और एक 12, 12.2/3। अच्छा, हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन है और उन 45 गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो 45 गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, चाशनी की जो मात्रा है वो कितनी होगी, 45 गुणे में 22/7, 22/7 गुणे में 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर गुणे में आपके पास 22.2 और यहां से 3। 45 गुलाब जामुनों का आयतन ये हो गया और 30% चाशनी है, कुल आयतन का 30%, 3/100 यहां से आ गया। तो ये 3 से ये खत्म, 3/10 यहां पर बन रहा है, ठीक है। और इधर से अगर हम देखेंगे तो ये 3 से ये 3 भी हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। चलो, तो बेसिकली यहां से कैलकुलेट करने पर ये बचा 45, यहां से बचा 22/7, ये बन जाएगा 1.4, यानी कि 14/10 लिख दो, क्योंकि 14/10 लिख दो। और यहां से 22.2 है, तो 122/10 लिख दो, इंटू में आपके पास 1/10। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो यहां से आ जाएगा 7 से 14 को 2 बार में काट देंगे और 2 से 10 को 5 बार में काट देंगे और 5 से 45 को 9 बार में काट देंगे, ठीक है। 9 9 9, तो यहां से आपके पास क्या बचा, एक तो 9 बचा, दूसरा आपके पास यहाँ से 22 बचा, 22 के बाद आपके पास यहाँ से 14 बचा और फिर यहाँ से 122 बचा और पूरे के बटे में 1000 बच गया, है ना। 3 जीरो है तो 1000 बच गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है थोड़ा सा। चलो, तो ये बन जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो गया और 14 दूनी 28 और 2 30, 308। और इसके बाद 9 का गुणा 122 से कर दो, तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 एक 19 हो गया और हासिल लगी एक 9 एक कम 9 और एक 10 हो गया, ठीक है। बटे में आपके पास 1000 है, बटे में आपके पास 1000 है। इसको और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहां से 1098 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 308 से, तो 8 8 64 हो गया। यहां से हासिल लगी 6, 9 8 72, 72 6 78, 72 6 9 8 72 और 72 6 78 और यहां से 8 एकम 8, फिर यहां से 0 है तो 1, रुक जाना, ठीक है ठीक है ठीक है। 8 8 64 की 4, एक सेकेंड, क्या लिखा है हमारे पास, 1098 इंटू में आपके पास 308 है, मल्टीप्लाई करो। 8 8 64, 64 की 4 हासिल लगी 6, 9 8 72, 72, 72 और 6 78, तो 78 यहाँ पे 0 इसलिए यहाँ पर 78 आ गया, ठीक है। उसके बाद 8 एकम 8 आ गया, फिर यहाँ से क्रॉस किया 0 आया, फिर यहाँ से 0 0 0 0 आया, फिर अगेन 3 से करोगे तो 3 8 3 8 24 की 4 हासिल लगी 2, 3 नाम 27 2 29, 3 नाम 27 2 29, 3 8 24,
ठीक है, 3 एकम 3, तो यहां से बन गया 4, ये बना आपके पास 8, 7 4 11 की एक हासिल लगी, एक 9 1 10, 9 सॉरी 7 4 11 की एक 9 8 17 1 18, 2 1 3, 338, तो यहां से बन गया आपके पास 338 184 बटे में आपके पास 1000। तो यार आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 338 यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 338 दशमलव आपके पास 184 184 इतने सेंटीमीटर में था सारा। हाँ जी, इतने सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब चाशनी है, चाशनी की मात्रा 338.184। एक बार कैलकुलेशन रीचेक भी कर रहे हैं ना, लेकिन लगभग लगभग इतना ही आ रहा है, अप्रोक्सीमेट मैं बोल सकता हूँ कितना ही आ रहा होगा। ठीक है, 338.184 अप्रोक्सीमेट इतनी चाशनी की मात्रा निकल करके आ रही है। क्लियर है, डन है बेटा। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस तो यार देखो कैलकुलेटिव है, लेकिन काफी ज्यादा पूछता है और पहले से आपको रेडी करके प्रैक्टिस करके बैठना पड़ेगा। तो फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी से। डन है बेटा, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से एक सवाल जो हमारे पास ये भी है कि एक ठोस 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और चाहे 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो यार देखो, एक आपके पास बेलन है, ठीक है, और इस बेलन के अंदर क्या किया गया, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर शंकु सम्मिलित है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, किस पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि ये 60 सेंटीमीटर वाला एक हमारे पास वो है, और इस पर हमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई का 120 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु है और त्रिज्या हमको दी गई है। अच्छा, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हमने ऐसा किया कि ये जो है हमने आपका इसके अंदर ऐसे रखा है। बहुत ही बढ़िया। तो यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, ये कुल ऊंचाई बेलन की मान लो 180 सेंटीमीटर हो, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि कितना पानी बचा, है ना। यानी कि बेलन के आयतन में से, बेलन का आयतन में से जब मैं घटा दूंगा ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जितना ठोस का आयतन है उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो बेलन के आयतन में से जब मैं ठोस के आयतन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो कितना आएगा, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का, है ना, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, बेलन है, उसके अंदर तुमने ठोस डाला, तो भाई ठोस का जितना आयतन है उतना पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो भाई पूरे आयतन से कितना पानी बाहर निकला वो माइनस कर दो, तो शेष बचे पानी का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है भैया पाई, रेडियस हो गई r² इंटू में आपके पास h, माइनस में ठोस का आयतन अगर हम देखें तो ठोस का आयतन कितना हो जाएगा, ठोस नीचे पर गोलाकार है, अर्धगोला है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3 पाई r³ प्लस में ठोस ऊपर से एक शंकु है, तो एक बन जाएगा आपके पास 1/3 पाई r² इंटू में h। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहां पर दी गई हैं। अच्छा,
शंकु की ऊंचाई हमारे पास 120 सेंटीमीटर है, तो लिख सकते हैं ये हमने h माना हुआ है और इसको हमने आपका कैपिटल H माना हुआ है, तो यहां पर चेंज कर दो, इसको हम कैपिटल H बोल देते हैं और इसको हम स्मॉल h बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से बना पाई, रेडियस 60 ही है तो 60 का स्क्वायर और ये h हमारे पास 180 हो गया। सब कुछ सेंटीमीटर में है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई मीटर हो कोई सेंटीमीटर हो, सब कुछ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये बन गया पाई 60 का स्क्वायर इंटू में 180, माइनस में यहां से अगर आप देखोगे तो 2/3 है, पाई है, यहां पर रेडियस भी 60 है तो 60 का क्यूब हो गया और प्लस में 1/3 पाई है, यहां से 60 का स्क्वायर हो गया और h यहां पर कितना है हमारे पास, ये h है 120, ये h मेरे पास में 120 है, ठीक है जी। तो जरा ध्यान से देखो, यहां से लिख सकते हैं पाई और ये लिख सकते हैं 60 का क्यूब, क्योंकि 60 गुणे 3 है, इंटू में 3 लिख दो, माइनस में 2/3 प्लस 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2/3 पाई 60 का क्यूब, यहां से अगर आप देखोगे तो कितना बन जाएगा 1/3 पाई 60 का क्यूब 16/2, तो इधर आ गया, यहां पर 2 बचा लो, तो एक प्रकार से 2/3 2/3 4/3 बना, तो यहां से बना पाई गुणे में 60 का क्यूब गुणे 3 और यहां से 2/3 यानी कि 4/3 बना गुणे में पाई और यहां पर 60 का क्यूब, बहुत ही बढ़िया। तो पाई इंटू में 60 क्यूब अलग रख लो, तो यहां से बचेगा 3 माइनस में आपके पास 4/3, तो यहां से बन गया 3 तिका 9, 9 में से 4 गए आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है, सही है ना। यहां से 3 बचा, यहां से 2 + 2 4 बन जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो पाई गुणे में 60 का क्यूब बाहर निकाल लो, 3 माइनस में आपके पास 4/3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 तिका 9, 9 में से 4 गए 5, यानी कि पाई गुणे में 60 का क्यूब और गुणे में आपके पास 5/3, ठीक है जी। चलो, तो बेसिकली अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। पाई का मान 3.14 ले लेना, तो 0 0 कट जाएगा, 22/7 से तो नहीं बनेगा क्योंकि फिर वो दिक्कत आएगा, तो यहां से पाई का मान आप रख करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन 180, ठीक है, 60 तेज बस से पानी का आयतन, यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, डन है। हाँ जी, पक्की बात। पिछले क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन कर दिया था, इस वाले में आंसर तो निकाल ही सकते हो इसके बाद। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आए थे। तो मतलब मैं यही कहूंगा कि जितने क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एक एक बार तुमने लगा लिया तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो, और बाकी तो कैलकुलेशन है वो तो आपको वहां पर सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कुछ रहा जो कि हमने क्वेश्चंस वगैरह आज डिस्कस किए। तो आज की क्लास में इतना ही, और ये था हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का वन शॉट वीडियो। इसमें हमने इस पूरे चैप्टर के सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस में आए थे उनको डिस्कस किया। तो अब आप लोग जा करके PYQ खुद से लगाइए, उससे और भी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में शायद हम स्टैटिस्टिक्स की वीडियो बनाएंगे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो हमारा चैप्टर 10th का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।